तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक छोटे से इलाके की है। यशपाल, जिसकी उम्र 36 वर्ष, बहन दामिनी जिसकी उम्र 27 वर्ष। यशपाल के जो पिताजी थे वो एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी का काम करते थे। यशपाल पढ़ने में ठीक था, लेकिन घर की कुछ आर्थिक तंगी की वजह से, पैसे की कुछ दिक्कतों की वजह से ये पढ़ाई आगे ना कर सका। और फिर इसके पिता ने इसकी शादी वगैरह करवा दी। यशपाल के दो बच्चे भी हुए। अब यशपाल इनकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए करे तो करे क्या, या तो कहीं नौकरी या तो कहीं सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी यशपाल को मिलना बहुत लॉजिक तो था नहीं, क्योंकि पढ़ाई इसने बहुत अच्छी कर नहीं पाई थी अपने जीवन में। अब यशपाल अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे कुछ ही नौकरी की जरूरत है। आप तो इधर उधर स्कूल में जाते हो और भी लोगों से आपका संपर्क होगा, तो मेरी कोई नौकरी आप लगवा दो कहीं पे। यशपाल के पिता कहते हैं ठीक है। वो अपने स्कूल में जाते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं। तो उस प्राइवेट स्कूल में एक वैन यानी कि गाड़ी चालक का जगह खाली था। यशपाल से आके कहते हैं तुमको तो गाड़ी चलाना आता है ना, तो तुम चलो, आराम से 12-14 हजार रुपये की सैलरी मिलेगी, ज्यादा कुछ करना नहीं है तुमको, बस वैन से बच्चों को ले आना है, फिर बच्चों को ले जाकर के छोड़ देना है। यशपाल को लगा ठीक है, मौके पे भी इस नौकरी को हमको कर लेना चाहिए। यशपाल उस नौकरी को कर लेता है और धीरे धीरे करके घर का जो स्थिति था सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था। इधर दामिनी घर की अब इकलौती बेटी थी जिसकी उम्र 27 वर्ष था। अब यशपाल भी घर में कमाने वाला हो गया, यशपाल के पिता भी कमाने वाले हो गए। अब ये लोग दामिनी को रोज समझाते थे कि देखो बेटा, हम लोगों की कुछ मजबूरियां थी कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तुम एक लड़की हो, तुम्हारी शादी में पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग दहेज लेने से पीछे हटेंगे नहीं। जहां शादी ढूंढने जाओ लोग 5 लाख 4 लाख की डिमांड करते हैं। तो भाई इस चीज को देखते हुए 10-12 लाख रुपया तो खर्च करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बन जाओ या कोई अच्छी जॉब ले लो, तो तुम कमा करके खुद एक जॉब करके एक अच्छे परिवार में शादी कर सकती हो। इसलिए तुमको पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। दामिनी कहती है ठीक है भैया, मैं पढ़ाई करूंगी, चाहे जितना मेहनत लगेगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगी। धीरे धीरे करके दामिनी पढ़ाई तो कर रही थी, लेकिन अचानक इसके जीवन में विनोद नाम का एक लड़का आता है जिसकी उम्र 30 साल होती है। विनोद दामिनी से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन दामिनी से वो कह नहीं पाता, मारे डर के। अब दामिनी से वो हिम्मत बांध करके एक दिन उसने कहा, दामिनी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? दामिनी ने उसको खींच करके एक थप्पड़ मारा और कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आज इतने दिन से देख रहे हो, पीछा कर रहे हो, आज आई लव यू और शादी पे उतर आए? तो इस बात को अपने परिवार में अपने भैया से कहूंगी। विनोद डर गया और हाथ पैर जोड़ने लगा कि दामिनी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, एक गलती समझकर माफ कर दो, भगवान तो माफ कर देता है एक गलती, भला तुम इंसान हो क्यों नहीं माफ करोगी? मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे तरफ देखूंगा भी नहीं। दामिनी को लगा हो सकता है भाई गलती हो गई हो, चलो माफ कर देते हैं। दामिनी ने विनोद की उस गलती को पहली गलती समझकर माफ तो कर दिया, और विनोद भी अब उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, साथ में आना जाना, स्कूल में भी मिलना, कॉलेज में। लेकिन धीरे धीरे करके अब विनोद जब उसकी तरफ देख नहीं रहा था, तो दामिनी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके खुद विनोद की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसको लगा कि ये लड़का सच में बहुत अच्छा है और ये लड़का मेरे जीवन साथी बन सकता है। दामिनी धीरे धीरे करके अब जब विनोद के ऊपर अट्रैक्ट होने लगी, विनोद को देखने लगी। अब विनोद भी पहले से तो चाहता ही था। दोनों में धीरे धीरे करके प्रेम कहानियां अंदर ही अंदर जागृत होनी शुरू हो गई। अंततः एक दिन दामिनी ने खुद कहा कि उस दिन मैंने जब तुम्हें चाटा मारा था, तुम्हें शायद बुरा लगा होगा, लेकिन बुरा मत मानना, एक लड़की को बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है, परिवार की भी जिम्मेदारियां देखनी पड़ती है। तो हम प्यार नहीं कर सकते। हाँ ये है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता फ्रेंडशिप की तरह रहेगा, साथ में जब जॉब पा जाएंगे, कहीं पर नौकरी अच्छी खासी लग जाएगी, तो मैं अपने परिवार में अपने रिश्ते की बात मैं कर सकती हूँ, मेरे परिवार वाले खुशी खुशी शादी करवा देंगे, लेकिन बिना कुछ हासिल हुए मैं नहीं कह सकती। विनोद को भी मंजूर हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम रिश्ता रखना चाहती हो तो फ्रेंडशिप वाला ही रिश्ता सही। धीरे धीरे करके दामिनी और विनोद दोनों एक गहरे रिश्ते में आ गए, प्यार वाले रिश्ते में आ गए। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब इनके प्रेम कहानियों में बदल गया इनका फ्रेंडशिप, क्योंकि साथ में रहना, उठना, खाना पीना, कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ 4 महीना समय बिता ले तो उससे उसका लगाव हो जाता है। तो विनोद और दामिनी के जीवन में भी यही हुआ। अब दोनों साथ साथ में मार्केट में भी नजर आने लगे, दोनों साथ में पिक्चर भी देखने जाने लगे, साथ में चीजों को खाने पीने भी जाने लगे। अब धीरे धीरे करके इस बात का र्यूमर बहुत तेजी से बाजार में और
इलाकों में गूंजने लगा कि जो यशपाल की बहन है दामिनी, पढ़ने में इतनी अच्छी मानी जाती है, उसका चक्कर एक लड़के से है। ये बात कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में दामिनी के परिवार में पहुंच गई। विनोद का भी और दामिनी के भी रिश्ते का कहानी। अब यशपाल को जिस बात का पता चलता है कि उसकी बहन किसी लड़के के चक्कर में किसी लड़के से प्यार कर रही है, तो एक दिन यशपाल पूछता है कि दामिनी आज बैठो और सच बताना, मैं जो तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में किसी लड़के से प्यार करती हो? दामिनी चुप, कुछ एक चुप हजार चुप, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। फिर दामिनी ने कहा, भैया अगर आप जानती हैं, आपसे किसी ने कह दिया है तो मैं आज आपको बता दूंगी। यशपाल ने कहा, किसी ने बताया नहीं, मैंने तुम लोगों को बाजार में साथ घूमते हुए देखा है। आखिर कौन है वो लड़का, किसके साथ तुम घूमती हो? दामिनी ने अपने रिश्ते की बात बता दी, अपने भाई से, अपने पिता से, कि मैं उसको चाहती हूँ, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि जब तक विनोद कोई अच्छी जॉब नहीं कर लेगा, मैं भी एक अच्छी जॉब नहीं कर लूंगी, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। यशपाल ने कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगी और इसी तरीके से तुम दोनों साथ साथ घूमोगे तो समाज में तो हमारी नाक कट जाएगी, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो इससे अच्छा ये है कि शादी तुम कर लो। रही बात गौना की, तो गौना जब होगा, चाहे 3 साल बाद या 5 साल बाद, जब तुम दोनों किसी काबिल में हो जाओगे, पढ़ाई करो। जब शादी हो जाएगी, साथ में घूमोगे, उठोगे, बैठोगे, तो ये समाज उस नजर से नहीं देखेगा, ना तो समाज उंगलियां उठाएगा। दामिनी को भी लगा, भैया तो बात सही कह रहे हैं। दामिनी इस बात का जिक्र विनोद से करती है दूसरे दिन, मेरे भैया इसी तरीके से कह रहे हैं, तुम भी अपने घर परिवार पे बात कर लो, अगर तुम्हारे भी घर वाले राजी हैं तो हम शादी कर लेते हैं और फिर साथ में रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, नहीं तो समाज में नाक कट जाएगी हमारे परिवार वालों की। विनोद चाहता अपने घर पे अपने भी माता पिता से इन सारी बातों को करता है। विनोद के भी माता पिता बहुत अच्छे थे, शिक्षित परिवार से थे सारे लोग। वो लोग भी विनोद की जिद को मान बैठे, कहे ठीक है शादी की बात कर लो। उसके बाद दामिनी आती है, अपने भैया से कहती है, भैया उसके भी परिवार वाले शादी के लिए राजी हैं। अब यशपाल के पिताजी पहुंचते हैं विनोद के घर और शादी विवाह की बात पक्की हो जाती है। धीरे धीरे करके वो दिन निश्चित आ गया जिस दिन निश्चित था शादी के लिए। अब इधर विनोद घोड़ी चढ़ता है, दूल्हे की पोशाक में शान शौकत से दामिनी के घर बारात लेकर के आता है। अब दामिनी के घर जब बारात आता है, सब कुछ तो बहुत ठीक ठाक था। इधर जयमाला का प्रोग्राम ही होने वाला था। इधर कुछ गांव के लड़के दामिनी के कुसुर पुसुर कर रहे थे। विनोद को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और मेरी तरफ इतना देख क्यों रहे। तब तक विनोद एक लड़के को बुलाता है और कहता है कि भाई तुम लोग मेरी तरफ देख देख कर क्या कह रहे हो, क्या मारना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो? तब तक एक लड़का डर के मारे कहता, नहीं भैया हम आपको मारेंगे क्यों, हम लोग बात ये कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो और दामिनी कितनी बुरी है। अब विनोद को अजीब लगने लगा कि बुरी, मैं तो उसको बहुत दिन से जानता हूँ। अब गांव के 2-3 लड़के तब तक कहने लगे, आप जानते हो लेकिन दामिनी का अफेयर गांव में भी कई लड़कों से रह चुका है। अब ये बात सुनने के बाद विनोद को बड़ा अजीब लगने लगा। भले ही बात झूठी थी, लड़कों ने मजा लिया, कमेंट किया, लेकिन बात कहीं ना कहीं इस दूल्हे विनोद के जहन में समा चुकी थी कि वो जिस लड़की से शादी कर रहा, वो लड़की बदचलन है, उससे शादी करने की योग्य नहीं है। किसी तरीके से विनोद अपने ऊपर नियंत्रण तो कर रहा था। शादी के स्टेज पर जैसे ही हो गया, जयमाला होने ही वाला था, विनोद ने भरे समाज में स्टेज पर ही दामिनी से शादी करने के लिए मना कर दिया। चारों तरफ नात, रिश्तेदार, बाराती, घराती सब लोग मौजूद थे कि आखिर दूल्हे को हो क्या गया है, जबकि दूल्हा लड़की को तो सालों से जानता है, लड़की से प्यार करता है। दामिनी भी विनोद को एक नजर से देखने लगी, आज इनको हो क्या गया है। दामिनी ने स्टेज पे ही पूछा, तुम्हें हो क्या गया है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? विनोद ने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं तुमसे शादी कर रहा था, बाद में मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन समय है अभी कि तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं हुई है। दामिनी ने कहा, जिंदगी नहीं खराब हुई है, समाज में लेके घूमे हो, उठे हो, बैठे हो, साथ में पिक्चर देखे हो, पूरी दुनिया समाज कहती है कि ये लड़की इस लड़के से प्यार करती है और तुम कह रहे हो कि कुछ हुआ नहीं है। अब ये सारी बात यशपाल सुन रहा था, दामिनी का बड़ा भाई। यशपाल बहुत नाराज हो रहा था। पहुंचता स्टेज पे और कहता है, विनोद शादी करोगे या नहीं, क्योंकि मेरी इज्जत और मान सम्मान की बात है। विनोद कहता है कि भैया कुछ भी कर लो, मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद यशपाल एकदम गुस्सा हो गया। दामिनी रोते हुए स्टेज छोड़कर अपने कमरे की तरफ भागती हुई सहेलियों को छोड़ करके चली जाती है। चारों तरफ कोहराम मच गया।
रिश्तेदार, नात, बाराती, घराती सब परेशान हो गए। यशपाल अपने गुस्से को नियंत्रण ना कर पाया, काबू ना कर पाया। वो घर के बगल में थोड़ी दूर पर एक बल्लम रखा हुआ था छोटा सा, उसी बल्लम को उठा करके लेके आता है और विनोद के सर पे जोरदार वार करता है। विनोद वहीं पर गिर जाता है। फिर लातों से, पैरों से विनोद के ऊपर मार पड़नी शुरू हो जाती है। ये देखकर काफी सारे लोग, घराती जो थे वो भी नाराज हुए, वो भी विनोद को मारने के लिए दौड़े। तब तक घराती भी दौड़े। कुछ देर तक तो महायुद्ध चला, लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और दोनों पक्षों को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने में पहले दोनों पक्षों से बात की जाता है, पूछताछ किया जाता है। तब विनोद ने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बताई कि आखिर वो शादी क्यों नहीं करना चाहता। पुलिस ने पूछा जब विनोद से आखिर क्या मामला है। विनोद ने कहा कि मैं ऐसे बैठा हुआ था, गांव के कुछ लड़के, जिसको मैं अगर चेहरा दिखाया जा हो सकता मैं पहचान भी जाऊं, वो लड़के चर्चा करने लगे कि ये लड़की तो बहुत बदचलन है, इसके अफेयर गांव के और भी लड़कों के साथ रह चुके हैं। अब आप साहब बताओ, कोई लड़का जो शादी के बंधन में बंधने जा रहा हो, अपनी धर्म पत्नी के बारे में ऐसी बातों को सुनकर क्या वो शादी करेगा? पुलिस भी बड़ी हैरान हो गई भाई। पुलिस ने तुरंत गांव के एक एक लड़कियों को थाने पे बुलाने का आदेश जारी किया। गांव के जितने भी लड़के थे सबको पकड़ पकड़ कर बुलाया गया। सिर्फ एक लड़के को पहचान पाया विनोद, और उससे पूछताछ पुलिस करने लगी कि आखिर किसके साथ उस लड़की के संबंध रहे हैं, पूरी मामले को खुलासा करो, चूंकि रिश्ता आज टूटने वाला है। इधर विनोद के सर से खून बह रहे थे, पट्टियां ऑलरेडी पुलिस वालों ने करवा दिया था, जो भी डॉक्टरी था सब कुछ। मारपीट दोनों तरफ काफी हुई थी। अब उस लड़के ने यही बताया कि साहब हम लोग तो मजाक कर रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, दूल्हे को हैरान कर रहे थे, हम लोगों को नहीं लगा कि भाई ये लड़का इस तरीके से बातों को दिल पे ले लेगा। जिसको अपनी पत्नी पर, होने वाली पत्नी पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो सबसे बेकार तो यही है। लड़की ना ही ऐसे लड़के से शादी करे तो ही अच्छा है। अब विनोद के तो होश उड़ गए कि मजाक मजाक वाली बात हमने दिल पे इतनी बड़ी ले ली। अब यशपाल ने सोचा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। पुलिस वालों ने भी समझाया ठीक है, छोड़ो बातों को, नया रिश्ता जुड़ने वाला है, जाके शादी विवाह करो, कोई दिक्कत नहीं। अब दामिनी से जब यशपाल पूछने लगा तो दामिनी ने सीधा मना कर दिया कि मैं अब इस लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। दामिनी ने अपने भाई से कहा, भाई जो लड़का किसी की छोटी सी बात को सुनकर मेरे ऊपर इस तरीके से भरोसा नहीं कर सकता, क्या पता कल को शादी हो जाए, किसी ने और कुछ कह दिया तब तो ये मुझे तलाक दे देगा, मुझे छोड़ देगा, मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। तो अभी से अच्छा है कि शादी मेरी इस लड़के से ना ही हो तो अच्छा है। दामिनी ने सीधा इनकार कर दिया विनोद से शादी करने के लिए। विनोद दामिनी के पैरों तक पकड़ लिया कि दामिनी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, गलती हुई, आइंदा से जीवन में ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन दामिनी ने विनोद की एक ना सुनी और कही, मुझे तुम्हारे जैसे लड़कों से कोई रिश्ता नहीं रखना। बस इसी बात को लेकर शादी टूट जाती है मेरे दोस्तों। अब दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे विनोद के बारे में, जिसने अपनी भोली भाली होने वाली धर्म पत्नी के ऊपर किसी के छोटे से कमेंट पे शादी तोड़ने का राय बना लिया? क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? एक बार कमेंट जरूर करना दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।